Hello, welcome back to Jigar Tutorials. Myself Shreyans, and today we are going to start CBSE Class 9 Geography Chapter India, its size and occasion का पार्ट 3. ठीक है, पिछले दो लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा? लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि इंडिया की लोकेशन क्या है, ग्लोब पे इंडिया लोकेटेड कहाँ पे है. लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा कि इंडिया की टोटल साइज कितनी है, लेंथ, ब्रीथ और टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितनी है. लेक्चर नंबर 3 जो कि ये है हमारा, इसमें हम देखेंगे कि इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं, नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, और इसी लेक्चर में हम एक और टॉपिक कवर करेंगे, वो होगा एडवांटेजेस ड्यू टू इट्स लोकेशन. मींस ग्लोब पे इंडिया जहां भी लोकेटेड है वहां पे लोकेशन की वजह से इसको क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं, क्या क्या फायदे मिलते हैं. ठीक है, तो चलो आज के टॉपिक पे चलते हैं. नेबर्स मीन्स इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं. ठीक है, इंडिया के नेबर्स देखने से पहले इंडिया का मैप समथिंग लाइक दिस, एग्जैक्ट नहीं है, समथिंग लाइक दिस है. ठीक है, अब देखिए इसमें डायरेक्शन कौन कौन सा है. तो ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये हमारा वेस्ट बंगाल साइड है तो ईस्ट डायरेक्शन, और ये वाला वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, ये हमारे चारों डायरेक्शंस हो गए. सबसे पहला नॉर्थ वेस्ट में कौन सी कंट्री है, नॉर्थ वेस्ट में कौन सी दो कंट्रीज हैं. तो एक आपका है यहाँ पे, कौन सी कंट्री है सबको पता है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बगल में इधर कहीं पे अफगानिस्तान. तो कौन सी दो कंट्रीज हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, तो वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान. ठीक है, इसके बाद नॉर्थ साइड, इंडिया का नॉर्थ मींस ये वाला साइड, इस साइड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं. तो ये आपको पता है, ये पूरा एरिया, एक तो ये एरिया आपका आएगा, दूसरा ये आएगा, और तीसरा ये पूरा आएगा. ठीक है, ये 3 पार्ट आएगा ये पूरा. ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज इधर है, यहां आपका नेपाल आता है, कौन सा, नेपाल, यहां पे भूटान ये वाला, और ये जो रेस्ट पार्ट है ये आपका चाइना आएगा. ठीक है, कौन सी कंट्रीज है, नेपाल, भूटान और चाइना. ठीक है, अब ईस्ट साइड में देखते हैं, इस साइड में कौन सी कंट्रीज हैं. तो ये वेस्ट बंगाल के जस्ट साइड में जो इंडिया में बचा हुआ पार्ट है, इंडिया से घिरा हुआ है, वो आपका वेस्ट बंगाल के टर्म्स में याद कर लो बांग्लादेश. कौन सा कंट्री है, बांग्लादेश. और ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इस साइड में, इसके इधर आएगा, वो पूरा आपका म्यांमार है. कौन सी कंट्री है, म्यांमार है. ओके, नाउ साउथ डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला, जहां से इंडिया टेपर जिस डायरेक्शन में होती है वो आपका साउथ डायरेक्शन में आता है. यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो कंट्री है ये एशिया से कनेक्टेड नहीं है, मींस ये आइलैंड है, ये चारों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरी हुई है, एशिया से सेपरेटेड है. ठीक है, तो एक आपकी कंट्री, एक नेबरिंग कंट्री कौन सी आएगी, तो यहाँ पे श्रीलंका, और इधर कहीं पे एक आइलैंड है मालदीव्स. श्रीलंका तो सभी लोग जानते होंगे, मालदीव्स में कुछ कंफ्यूजन होगा, तो एक श्रीलंका है और दूसरा मालदीव्स भी है. ठीक है, याद रखना. अब देखो ये नाम याद करना बहुत इजी है. ठीक है, पर टोटल इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कैसे याद होंगे, तो जब तक समझोगे नहीं कि किस डायरेक्शन की बात की जा रही है, अगर डायरेक्शन वाइज याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा और बहुत इजी होगा. ठीक है, तो ये हमारा टोटल हो गया कि इंडिया के कौन से डायरेक्शन में कौन सी कंट्री हमारी लाई करती है. ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं. नॉर्थ वेस्ट साइड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नॉर्थ साइड में चाइना, नेपाल और भूटान, ईस्ट साइड में बांग्लादेश और म्यांमार, और साउथ साइड में श्रीलंका और मालदीव्स. क्लियर है, ये तो आपके हो गए टोटल नेबरिंग कंट्रीज. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड कह सकते हो, इंपॉर्टेंट टर्म कह सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है. ठीक है, क्या है कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ सी कॉल्ड पाक स्ट्रिप. श्रीलंका और इंडिया के बीच में सी का एक नैरो स्ट्रिप है, पतला सा स्ट्रिप है सी का. और एक चीज याद रखना, कभी भी ए नैरो स्ट्रिप ऑफ सी अगर वर्ड आता है, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ सी, तो उसके लिए मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रेट वर्ड. कौन सा वर्ड, स्ट्रेट. ए नैरो स्ट्रिप ऑफ सी इज नोन एज स्ट्रेट.
और हर स्टेट का एक स्पेसिफिक नेम होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इंडिया और श्रीलंका के टर्म्स में जो नैरो ऑफ स्ट्रिप है, जो स्ट्रेट है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम पाल्क स्ट्रेट है, पाल्क स्ट्रेट। अब क्वेश्चन क्या आता है? तो क्वेश्चन आता है कि वेयर पाल्क स्ट्रेट इज सिचुएटेड, पहला क्वेश्चन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, या अदर ऑप्शंस भी दे देंगे। सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो नैरो स्ट्रिप ऑफ सी है उसका क्या नाम है? तो वो हो जाएगा आपका पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आज का जो लेक्चर है उसका पहला टॉपिक नेबर्स। अब आते हैं दूसरे लेक्चर पे, दूसरे टॉपिक पे, वो क्या है? एडवांटेज ड्यू टू इट्स लोकेशन। ठीक है, हम लोग का अगला टॉपिक है एडवांटेजेस ड्यू टू लोकेशन। मतलब क्या है? मतलब कि इंडिया ग्लोब पे जहां भी लोकेटेड है वहां पे लोकेशन की वजह से इसको क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं, क्या क्या फायदे मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये आपको पता है एशिया है, एशिया में कुछ इस तरीके से इंडिया लोकेटेड। ठीक है, इंडिया इधर थोड़ा निकला हुआ है। ठीक है, यहां से इसका पहला पॉइंट मिलता है, एशिया में ये थोड़ा सा निकला हुआ है इसलिए यहां से, और इधर से पूरी वाटर बॉडी से घिरी हुई है, ये समझ लो। पहले पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ एशिया, मीन्स ये पूरे एशिया कॉन्टिनेंट जो है उसके सेंटर में, लगभग अप्रोक्सीमेटली सेंटर में लाई करता है। ठीक है, अब सेंटर में लाई करने से फायदा क्या होता है? तो आपको पता है कोई भी चीज अगर सेंटर में लाई करेगा तो वो बाकी अपने सराउंडिंग से वेल कनेक्टेड रहता है, अच्छे से कनेक्शन उसका हो सकता है, क्योंकि हर साइड में उसकी जो एक्सटेंट है वो इक्वल हो जाती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसकी वजह से वो हर जगह अच्छे से कनेक्टेड हो सकता है। ये फायदा इंडिया को मिलता है एशिया में सेंटर में होने की वजह से। ठीक है, दूसरा पॉइंट है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडियन ओशन। यहाँ पे आपको पता है साउथ में क्या है? इंडियन ओशन। साउथ में क्या है? इंडियन ओशन। अब बाकी कंट्रीज को अगर देखा जाए तो ये पूरी, अगर यहाँ से यहाँ तक भी एक कंट्री है तो उसकी जो कोस्ट लाइन है वो इतनी बड़ी, जबकि इंडिया की कोस्ट लाइन ही इतनी लंबी, यहाँ से इधर भी वेस्ट बंगाल तक पूरा आपका इंडिया का कोस्ट लाइन आता है। कोस्ट लाइन का मतलब समुद्री तट कह सकते हैं। ठीक है, तो कोस्ट लाइन इंडिया की इंडियन ओशन में सबसे बड़ी है। अब कोस्ट लाइन से क्या फायदा होता है? कोस्ट लाइन बड़ी है ठीक है, लेकिन कोस्ट लाइन से फायदा क्या है? देखिए, जब भी कोई इंडिया अपने मार्केट के गुड्स को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहे तो उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो एयरवेज या तो वाटरवेज, क्योंकि ओशंस के ऊपर रेलवेज तो जा नहीं सकता, रोड फैसिलिटी तो हम लोग लगा नहीं सकते, तो सिर्फ दो ऑप्शन है, एयरवेज या वाटरवेज। अब अगर गुड्स बहुत ज्यादा हैवी हैं, बहुत ज्यादा बल्कि मटेरियल है, तो एयरप्लेन से ले जाना भी संभव नहीं है, तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है वाटरवेज। अब वाटरवेज में प्रॉब्लम क्या है? वाटरवेज सिर्फ वहीं पे हो सकता है जहां पे आपको कोस्ट लाइन मिले, मीन्स तट मिले, क्योंकि यहीं से तो शिप चल सकती है। लैंडमार्क अगर कोई कंट्री है जिसके साइड में सिर्फ लैंड है तो वहां पे शिप कैसे चलेगी? ऐसे में क्या होगा, इन्हें यहाँ से रोड का हेल्प लेना पड़ेगा, कुछ डिस्टेंस उन्हें रोड फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, और उसके बाद ये वाटरवेज से अपनी चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं। इससे इंडिया बच जाती है। दूसरी चीज की इतना बड़ा कोस्ट लाइन है कि इसके हर प्रोडक्ट का, हर चीजों का आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडियन ओशियन है। थर्ड पॉइंट क्या है? मैक्सिमम रूट पासेस थ्रू इंडियन ओशन। देखिए, यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज इधर आएंगी, उन सबका रूट इंडियन ओशन से होके जाता है। इंडियन ओशन से होके जाता है का मतलब इंडिया के पास से ही गुजरता है। इसका भी एडवांटेज इंडिया को मिलता है। अब इसका एडवांटेज इंडिया को मिलने का मतलब क्या है? इंडिया से होके गुजरेगा तो इंडिया में उसका मार्केट इजिली स्टेब्लिश हो सकता है। इंडिया को बाकी जो भी कंट्री से सामान आएगा वो कुछ एक्सटेंट तक सस्ती मिल सकती है, क्योंकि सारी कंट्रीज लगभग इधर ही से पास हो रही हैं। ठीक है, तो ये भी एक फायदा इंडिया को मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ड्यू टू इट्स शेप ऑफ डेक्कन पेनिनसुला। क्या? डेक्कन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? कोई भी लैंडमास जो वाटर बॉडी से तीन साइड से घिरी हो। क्या? वाटर बॉडी से तीन साइड से घिरी हो, उसको पेनिनसुला कहते हैं। इंडिया में ये जो साउदर्न रीजन है ये तीन साइड से वाटर बॉडी से घिरी हुई है, सिर्फ एक साइड से लैंडमास है, तो ये आपका क्या हो गया? पेनिनसुला। अब इंडिया के केस में ये वाला जो पेनिनसुला है इसका नाम डेक्कन पेनिनसुला दिया गया है। ये आप आगे फिजियोग्राफिक डिवीजन में पढ़ोगे, आगे एक चैप्टर है। तो ये क्या है? डेक्कन पेनिनसुला। अब डेक्कन पेनिनसुला की जो ट्रायंगुलर शेप है इसी की वजह से इंडिया की कोस्टलाइन इंडियन ओशन में सबसे बड़ी है। तो ये भी आप कह सकते हो कि इसके लोकेशन की वजह से ये एशिया में जिस तरीके से
टैपर एंड है इसका, इसकी वजह से इसका कोस्टलाइन लंबा है और बाकी कंट्रीज से वेल कनेक्टेड है। तो इसका एक क्या है, ड्यू टू इट्स शेप ऑफ डेक्कन पेनिनसुला इट इज क्लोजली कनेक्टेड विद यूरोप, अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। इन सारी कंट्रीज से इसका कनेक्शन इजी हो जाता है। ठीक है, डेक्कन पेनिनसुला का जो शेप है टेपर शेप, ट्रायंगुलर शेप, उसकी वजह से बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज से इसका कनेक्शन इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गुड कनेक्टिविटी ऑफ लैंड रूट्स। लैंड रूट्स भी इंडिया का अच्छा है। अब बात कर रहे हैं पूरे इंडिया के लोकेशन की, तो सिर्फ ओशन की बात करके तो छोड़ नहीं सकते। लैंड रूट्स भी इंडिया की उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उतनी ही अच्छी है, क्योंकि पास्ट टाइम से, बहुत पहले से लैंड रूट से भी ट्रांसपोर्ट बहुत चीजें होती आई हैं। पूरे एशिया में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति एंड ऑल, देखो स्पाइसेस हैं हमारी कंट्री के, मसाले बहुत मशहूर थे पहले भी, आज भी स्टोरीज है, रामायण वगैरह अदर कंट्रीज में भी टेलीकास्ट किए जाते हैं, अदर कंट्रीज में भी पढ़ी जाती हैं उनकी स्टोरीज। अदर एथिक्स भी हैं हमारी कंट्री के जो अदर कंट्रीज में पढ़े जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी कंट्री की दूसरे कंट्री में ट्रेवल हो चुकी हैं। ये क्यों हुई है? वेल कनेक्टिविटी ऑफ लैंड रूट्स के कारण हुई है। लैंड रूट्स भी अच्छी हैं और सी रूट्स भी अच्छी हैं। तो इंडिया का लैंड जहां पे भी है वहां पे होने की वजह से इसका पूरे वर्ल्ड से जो कनेक्शन है ना वो काफी बेहतर हो गया है। एक चीज और कि इंडिया का जो शेप है, लैंड फॉर्म है, यहाँ की जो जमीनें हैं वो बहुत परफेक्ट हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए भी, एग्रीकल्चर फैसिलिटी के भी, हर चीज के लिए। तो इंडिया की हर कंट्री से जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी स्टेब्लिश हो गई है, जिसका एडवांटेज आज भी मिलता है ग्लोबल मार्केट स्टेब्लिश करने में। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पॉइंट कह लो, टिप कह लो या फैक्ट कह लो। क्या है कि इंडिया विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास अपने नाम से ओशन है, मींस इंडिया के पास इंडियन ओशन है। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास अपने नाम से कोई ओशन है। ठीक है, अब मैं पहले लेक्चर में ही बोला था कि इंडियन ओशियन का नाम इंडियन ओशियन रखने के पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है? अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन बता दे रहा हूं क्या रीजन है। देखो यहाँ पे जो वाटर बॉडी है, ये जस्ट इमेजिन की सिर्फ एक वाटर बॉडी है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा कोस्टलाइन किसकी है? इंडिया की है। सबसे ज्यादा कोस्टलाइन इंडिया की है, इंडिया ही सबसे ज्यादा इसमें कनेक्टेड है। तो इसलिए इंडिया की लार्जेस्ट कोस्टलाइन की वजह से इस पूरे वाटर बॉडी का नाम इंडियन ओशियन रखा गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट, इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया एंड कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। इसका क्या मतलब है? तो ये पूरा जो एशिया है, एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं। ये पूरा जो एशिया है इससे इंडिया कुछ बाहर निकला हुआ है। ठीक है, बाहर निकलने की वजह से फायदा क्या होता है? तो फायदा नहीं, बाहर निकलने की वजह से ये रेस्ट ऑफ द एशिया से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। एक तो ये, दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ पे हिमालयन रेंज है, हिमालयन माउंटेन्स हैं। ठीक है, जो इसको रेस्ट ऑफ द एशिया से सेपरेट कर देता है। इन दोनों रीजंस की वजह से ये एक अपने आप में एक अलग तरीके का छोटा कॉन्टिनेंट की तरह से बन जाता है। इसकी वजह से इंडिया को बहुत टाइम अक्सर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलना ज्यादा प्रीफर करता है। इनफैक्ट ये सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना भी जाता है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, अब तो ये हमारा दो टॉपिक हो गया, नेबर्स और एडवांटेजेस ड्यू टू लोकेशन। अब पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन दिया था कि इंडिया में यहाँ पे और यहाँ पे, मीन्स अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोनों में सनराइज के टाइम में डिफरेंस होता है। क्यों होता है और कितना डिफरेंस होता है, ये था मेरा क्वेश्चन। तो उसका आंसर बताता हूं। टाइम डिफरेंस इन सनराइज। देखो पहले लेक्चर में ही आपको बताया गया था कि इंडिया का, या आप अगर इंडिया ले लो ऐसे,
ये अगर इंडिया ले लिया जाए तो यहाँ पे और यहाँ पे जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे, जो सोई हुई लेटी हुई लाइन रहती है वो लैटिट्यूड होती है, जो खड़ी लाइन है वो लॉन्जिट्यूड। ठीक है, अब लॉन्जिट्यूड में क्या क्या एक्सटेंड बताया गया था, तो ये था आपका 97 डिग्री 25 मिनट, क्या था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और इस साइड वाला कितना था, तो ये था आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो टोटल लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट जो होगा, जो चौड़ाई होगी इसकी, ये अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री के आसपास आएगी। ठीक है, 30 डिग्री के आसपास आएगी। यही रीजन होता है कि यहाँ पे सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है तो ईस्ट में सनराइज, यहाँ पे सनराइज पहले हो जाता है और एक साइड में सनराइज बाद में होता है। ठीक है, अब क्यों होता है, ये तो हो गया कि क्यों डिफरेंस होता है, अब कितना होता है, तो कितना होता है, कितना टाइम डिफरेंस आता है ये भी देख लेते हैं। देखो, पूरा अर्थ को रोटेशन करने में मीन्स 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, लगभग 24 घंटे। ठीक है, 24 आवर्स। अब 24 आवर्स 360 डिग्री में लग रहा है तो 1 डिग्री रोटेशन में कितना लगेगा, 24/360, राइट, 24/360। अब इसको अगर डिवाइड किया जाए तो ये आएगा 1/15 आवर। ठीक है, 1 डिग्री घूमने में 1/15 आवर लग रहा है। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो 1 डिग्री घूमने में 1/15 इंटू 60 मिनट मीन्स 4 मिनट लगेगा। कितना, 1 डिग्री जाने में, सन को 1 डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, अब अगर टोटल डिफरेंस आपका 30 डिग्री है, 1 डिग्री में 4 मिनट लग रहे हैं तो 30 डिग्री में कितने मिनट लगेंगे, 30 इंटू 4, 30 डिग्री में कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 इंटू 4 मिनट कितना आएगा, 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब कितना होता है, 2 आवर्स। ठीक है, तो 2 घंटे का डिफरेंस होता है टाइम में। इसको मैनेज करने के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन का कॉन्सेप्ट लिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। सिर्फ इस चैप्टर का नहीं, हमेशा पूछा जाता है। इनफैक्ट सोशल साइंस के हर पॉइंट्स आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो इसके किसी भी टर्म से कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसके साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का इंडिया, इट्स साइज एंड लोकेशन, वो ओवर हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर पे चलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।